बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड व्हेन अ चार्ज प्लास्टिक रॉड इज हेल्ड नियर इट। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस द डिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर एक प्लास्टिक रॉड लें जो कि चार्ज हो और उसके नजदीक आप कंपास नीडल को लेकर आए तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है। अब ये डिफ्लेक्शन होती है ना, ये किस फोर्स की वजह से है वो आपने बतानी है। स्टूडेंट यहाँ पे वो पूछ रहे हैं ना, देखिए हमारे पास फोर्सेस दो तरह की, हम दो तरह की फोर्सेस पढ़ चुके हैं। एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक है मैग्नेटिक फोर्स। तो हम अब यहाँ पर देखने के आइदर ये जो चार्जेस की वजह से नीडल पर डिफ्लेक्शन आती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से। चलें इस बात को प्रूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं एक प्लास्टिक का रॉड। अब प्लास्टिक के रॉड पर आप चार्जेस देख सकते हैं कि किस तरह के चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस इस प्लास्टिक रॉड पर कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब एक कंपास नीडल लेता हूँ। कंपास नीडल में जो सेंटर पर ये जो नीडल होती है ना, ये दिस इज नीडल। अब ये जो नीडल सेंटर पर होती है कंपास नीडल में, ये मेटल से मिलकर बनी होती है। तो चूंकि पता है आपको कि मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर कंपास नीडल अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेगी कि ये जो कंपास नीडल के सामने जब इस रॉड को पास लेकर आया जाएगा तो ये अपने आप पर चार्जेस को इंड्यूस कर लेगी, तो जिसकी रिजल्ट में कंपास नीडल अट्रैक्शन होगी। तो अब आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो रॉड हमने कंसिडर किया ना, दिस रॉड, ये वाला दिस रॉड, जो ये जो रॉड हमने कंसिडर किया है, ये रॉड जो है ना, इस पर चार्जेस जो है वो रेस्ट पर है। तो अब आपको पता है रेस्ट पर चार्जेस क्या होते हैं कि जब चार्जेस रेस्ट पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ है जिसकी वजह से कंपास नीडल यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो यहाँ पर नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसकी वजह नहीं है, इसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी चीज को हमने जो अपने एक नोट्स में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं द ओरिजिन ऑफ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैं इसमें आपको क्लियर कर लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पर होगी क्योंकि चार्जेस जो है वो रॉड पर रेस्ट होंगे। लेट देयर इज अ प्लास्टिक रॉड, हमें एक प्लास्टिक रॉड कंसीडर किया, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो सपोज करते हैं इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज उस पर ले आए हैं। एंड कंपास नीडल इज हेल्ड नियर इट, तो इसके नजदीक हम कंपास नीडल रखते हैं। एज वी नो कंपास नीडल इज मेड अप ऑफ मेटल। अब हमें पता है कि कंपास नीडल मेटल से मिलकर बनी है। इट इज ब्रॉट नियर द चार्ज रॉड, जब इसे चार्ज रॉड के करीब लेकर आया जाता है, चार्जेस इन द मेटल विल रीअरेंज देमसेल्फ। तो जो कंपास नीडल बनी हुई है उस पे चार्जेस जो हैं वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे। दिस चार्जेस विल आइदर अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय द रॉड। ये चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे या रिपेल्ड होंगे रॉड की वजह से। अब डिपेंड करता है कि रॉड पर कौन सा चार्ज है, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज ऑन द रॉड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी अवे, और अगर नेगेटिव है तो कंपास नीडल उसकी तरफ डिफ्लेक्शन शो कर लेगी। दस इंड्यूस्ड चार्जेस विल अपीयर ऑन द नीडल, तो जिसकी वजह से नीडल पर चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इंड्यूस चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे नीडल पर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाएगी। ये देखिए नीचे हमने रॉड कंसीडर किया हुआ है, इस रॉड को के नजदीक कंपास नीडल लेकर, तो अब देखें कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन शो की हुई है यहाँ पर। देखें एक साइड ऊपर से रेड और नीचे साइड वाला, पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो स्ट्रेट जैसे ही मैं चार्ज की रॉड के करीब लेकर आया हूँ तो इसने डिफ्लेक्शन शो की है। तो यहाँ से इसका कंक्लूजन क्या निकला, हैज द ओरिजिन ऑफ द फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस फोर्स का क्या है ओरिजिन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, नॉट ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स नहीं, क्योंकि चार्जेस तो रेस्ट पर चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यूज का फिनोमेना शो करते हैं। बिकॉज चार्ज स्टेशनरी रॉड डज नॉट क्रिएट एनी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज रॉड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। परमिटिविटी और परमेबिलिटी के दरमियान डिफरेंस बताना। स्टूडेंट्स यहाँ से हम ऐसी नोट से देख लेते हैं। परमिटिविटी आपको पता है कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में। जबकि परमेबिलिटी जो है वो ऐसा कंसेप्ट है जो हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में पढ़ा था। उसकी डेफिनेशन लिख लें, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो ऑब्स्ट्रक्शन है जो प्रोड्यूस होती है मटेरियल में तब जब
मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जबकि परमिबिलिटी क्या होगी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू कंडक्ट थ्रू इट, कि किसी भी मटेरियल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी तो वो डिपेंड करेगा कि वहां पर परमिबिलिटी कितनी है। तो परमिबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड में होती है, जबकि परमिटिविटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। नेक्स्ट, हमें पता है परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। अगर एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, उसको एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस भी कहा था, यानी वैक्यूम के लिए। और अगर मीडियम है तो वहां पर सिर्फ एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो, और इट इज परमिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। ये भी हमने सीखा था, अगर फ्री स्पेस हो तो यहाँ पर भी म्यू नॉट आ जाएगा, और अगर मीडियम के लिए तो वहां पर मीडियम वाली बातें आ जाएंगी। यूनिट भी साथ इसके डिफरेंस में लिख ले। परमिटिविटी का यूनिट है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या है, सॉरी परमिबिलिटी, यूनिट ऑफ परमिबिलिटी इज वेबर्स पर एम्पेयर पर मीटर। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस इज परमिटिविटी इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन परमिटिविटी। देखिए हमने उसमें लास्ट टॉपिक हमने पोलराइजेशन पर वाला पढ़ा था, जिसमें ऑपोजिट चार्जेस जो है अरेंज हो जाते हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो परमिटिविटी जो है पोलराइजेशन की वजह से होती है, जबकि परमिबिलिटी इज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पर सारे का सारा फिनोमेना मैग्नेटाइजेशन का होगा। नेक्स्ट डिफरेंस इज परमिटिविटी डिवेलप्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है, और परमिबिलिटी डिवेलप्स द मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्ट सारे मैग्नेटिक वाला फिनोमेना होता है। नेक्स्ट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू देख लें। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 into 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज 4 पाई into 10⁻⁷ वेबर्स पर एम्पेयर पर मीटर। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हीं को एक जगह पर लिख लें तो आपको डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, कैन द ऑब्जेक्ट्स इन रोटेशनल मोशन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोवाइड एन एग्जांपल। कहते हैं क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन में हो तो क्या वो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, अगर ऐसा है तो हमें एग्जांपल दे दें। सो आंसर इज यस, द ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल मोशन कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, ऑब्जेक्ट जब रोटेशनल मोशन में हो तो वो क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अब एज वी नो दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स, हमें पता है जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उसके वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। एज रोटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ मोशन। अब रोटेशन भी तो एक मोशन की टाइप है, लीनियर हो, रोटेटरी मोशन हो, सर्कुलर मोशन, ये सारी मोशन की टाइप्स हैं। देयरफॉर अ चार्ज पार्टिकल इन रोटेशन मोशन विल आल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रोटेशन में मूव कर रहे हैं ना, तो रोटेशन में मूव करते हुए तो चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द है तो मोशन ही, मोशन के दौरान चार्ज पार्टिकल्स के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो रोटेशनल मोशन में भी जरूरी है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब एग्जांपल दे देते हैं। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने रेड में शो किया हुआ, ये रेड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करता हूँ। तो ये क्रॉस जो मैंने लगाए हुए हैं, दिस विल शो मैग्नेटिक फील्ड। और क्रॉस का हमने सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, यानी वहां पर बोर्ड था तो बोर्ड इनटू द बोर्ड, और यहाँ पर चूंकि पेज है तो इनटू द पेज हो जाएगी। अब इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इसकी कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब राइट हैंड रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगेगी। सो मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। इट परफॉर्म ड्यू टू विच इट परफॉर्म अ रोटेटरी मोशन, जिसकी वजह से वो रोटेटरी मोशन करेगा। अब देखें, ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां से वही सारी बातें हैं, देखें वो भी रोटेटरी मोशन कर रहा था। तो यहाँ पर देखें स्पेस में सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड जो प्रोवाइड होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगी एफ मैग्नेटिक, सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला पुट करें, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, और मैं क्यू वी भी साइन ऑफ थीटा होता है तो साइन मैक्सिमम ले लें 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वी और बी जो है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वी वी से कैंसिल हो गया स्टेप में, और बाकी क्या बचा, यहाँ से v की वैल्यू पुट कर लें, v और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास पुट होके आ जाएगी। तो b की वैल्यू फाइंड करें m ओमेगा डिवाइडेड बाय q। यहाँ से ऊपर देखें r से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू m ओमेगा डिवाइडेड बाय q आ जाएगी। तो यहाँ पर
नेसेसरी जो है इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल पर इस अमाउंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लग रही है, वो डिपेंड कर रही है मास पर, एंगुलर वेलोसिटी पर और चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड पर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, विच वन विल सफर ग्रेटर डिफ्लेक्शन। कहते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करें और मैग्नेटिक फील्ड उनके परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर अप्लाई करें। विच वन विल सफर ग्रेटर डिफ्लेक्शन, तो इनमें ग्रेटर डिफ्लेक्शन किसकी होगी, यानी ग्रेटर मैग्नेटिक फोर्स किस पर लगेगी और क्यों। देखें जी, इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड मोर बिकॉज इट्स मास इज लेस देन प्रोटॉन। अब आपको पता है कि प्रोटॉन इज ग्रेटर इन मास एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अब देखते हैं जी क्यों ऐसा है कि कम मास होने की वजह से उस पर डिफ्लेक्शन ज्यादा क्यों होती है। देखिए जी, डिफ्लेक्टिंग फोर्स हमने डिफाइन की हुई है F इज इक्वल टू क्यू वी बी, वही मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, तो मैक्सिमम वो कहता है, फिर परपेंडिकुलर देखें नॉर्मल का है तो क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट डिफ्लेक्टिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज। अब इस इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। ग्रेटर द वेलोसिटी, देखें वेलोसिटी एफ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, वी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगी वहां पर ज्यादा लगेगी, ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्टिंग फोर्स। बाय चार्ज टू मास रिलेशन से देखें, बाय चार्ज टू मास रेशियो से हमने काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी, वही दोबारा उसी फार्मूले में पुट कर लें, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको साइड पे करवा लेता हूँ। देखें जी, V विल बी इक्वल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन को डिफाइन करें, W विल बी इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर द वर्क डन विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाइक का जो पोटेंशियल, जो हाई पोटेंशियल अप्लाई किया होता है। ये बातें मैंने सारी आपको क्लास में बताई हुई हैं। V इंटू क्यू, क्यू की जगह चार्ज और इलेक्ट्रॉन होगा तो काइनेटिक एनर्जी V क्यू आ जाएगा। तो यहाँ से दोबारा देख लेते हैं, अपने नोट्स पर चले जाते हैं तो देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्यू वी। अब ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है इज इक्वल टू क्यू वी। अब देखें यहाँ पर वी की वैल्यू निकालें, ये दूसरा वी है वोल्टेज है, इससे मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा है कि ये वोल्टेज आपने इसे कैंसिल नहीं करना। वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 क्यू ई वी डिवाइडेड बाय एम ई। अब देखें इस इक्वेशन से क्या क्लियर होता है कि मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अब देखें हमने ऊपर देखा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का मास लेस होगा तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनवर्स में रिलेशन में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी। और प्रोटॉन का मास क्या है, ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन फिर सफर करेगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उस पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स ज्यादा। अभी ऊपर रिलेशन देखें, वेलोसिटी जिसकी ज्यादा उसकी डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी ज्यादा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स लेसर मास, तो इसकी डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन विल सफर मोर डिफ्लेक्शन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो यहाँ पर लास्ट में लिखना है as mass of proton is greater than mass of electron, so velocity of proton will be less than velocity of electron। velocity of proton की इलेक्ट्रॉन से लेस होगी, hence its force will also be less by relation। तो इसके फोर्स भी पर इस रिलेशन के मुताबिक क्या होगी, लेस होगी, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उस पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी ज्यादा लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन विल सफर मोर डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। A charged particle moves in a straight line through a particular region of space। एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है किसी भी पार्टिकुलर रीजन में। Could there be a non-zero magnetic field in this region? कहते हैं क्या वहां पर कोई नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू जीरो ना हो, वो होगी। तो देखें स्टूडेंट्स, हमें वहां पर उसके बारे में कंप्लीट श्योर नहीं है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाए ना, तो स्ट्रेट जाए तो वो, अब स्ट्रेट जाने के लिए उसे जरूरी है कि वहां पर कुछ कंडीशंस लगेंगी। अब देखें हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अच्छा, जब चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज। अब वो मैग्नीट्यूड उसकी हमने F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब देखें चार्ज पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मूव कर सकता है किस तरह। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें बी जीरो रख लें, मैग्नेटिक फील्ड ही वहां पर जीरो होना, पहली कंडीशन ये, फर्स्ट कंडीशन। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है
तो चार्ज पार्टिकल की फोर्स क्या हो, यहाँ पर जीरो, बी को जीरो पुट करें तो एफ क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब एफ जीरो हो तो चार्ज पार्टिकल पर कोई डिफ्लेक्टिंग फोर्स नहीं होगी, तो चार्ज पार्टिकल क्या है वहां से बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगा। अब दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में आपने फिर फोर्स को जीरो रखना है, फोर्स को जीरो करना है ताकि कोई डिफ्लेक्शन ना हो। डिफ्लेक्शन कब नहीं हो सकता, जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, यानी थीटा उन दोनों के दरमियान क्या आ जाए, 0 डिग्री आ जाए, तो उस केस में फोर्स फिर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब कोई फोर्स नहीं लगेगी तो चार्ज पार्टिकल फिर मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर जाएगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भले हो, लेकिन आप चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो क्या रखें, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल रख लें। ठीक है, तो इस केस में थीटा जीरो हो जाएगा, तो फोर्स कोई नहीं लगेगी, तो चार्ज पार्टिकल फिर स्ट्रेट मूव करेगा। उसने यही पूछा था ना कि आपका चार्ज पार्टिकल किस तरह स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो क्या वहां पर नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड होना वो हो सकती है, तो जी हाँ, नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, लेकिन आप उसमें केसेस फिर डिस्कस कर लें। पहला केस, आप साइन का एंगल जो है वो जीरो रख लें। जब एंगल जीरो रख लेंगे तो कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी, तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव करेगा। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो इसी के एंटी पैरेलल मूव करने लग जाए, उसकी वेलोसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये देखें मैंने साइड पे डायग्राम में शो की हुई है, भी जो है वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और कब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, चाहे वेक्टर, और यहाँ पर वेलोसिटी उसी के ऑपोजिट, तो दोनों के दरमियान एंगल 180, तो साइन 180 इस इक्वेशन में पुट करें, एफ इज टू क्यू वी साइन ऑफ 180, साइन 180 किसके इक्वल होता है, that is also zero, so मैग्नेटिक फोर्स सारी क्या हो जाएगी, जीरो। तो चार्ज पार्टिकल फिर क्या होगा, स्ट्रेट बाई मूव करेगा। तो इस बारे में हमें श्योर नहीं था कि चार्ज पार्टिकल किस तरह मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन मूव कर सकता है, तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो भी तो फिर भी चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है स्ट्रेट लाइन, और ना भी हो तो फिर भी चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है, उसके लिए आप कंडीशंस लगा लें। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं साइड पे इधर दोबारा फिर कर भी देता हूँ, तो देखें जी, देखें पहला वाला केस क्या था कि वो कहते हैं चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन मूव करना है ना, तो वहां पर नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड की कोई वैल्यू हो तो क्या चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर सकता है, सिंपल इज दैट, ये कह रहा है। तो देखिए पहला वाला केस ये है कि अगर बी को जीरो रख लो ना, तो बी को जीरो रख लो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स एफ इज टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, तो एफ क्या हो जाएगी, जीरो, तो चार्ज पार्टिकल कोई रिफ्लेक्शन फोर्स नहीं लगेगी, तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव करेगा। ठीक है, अब दूसरा वाला केस क्या था कि आप चार्ज पार्टिकल को, अब बी जीरो ना हो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरे वाले केस में बी जीरो ना हो, लेकिन आप क्या कर लें, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वी, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को सेम डायरेक्शन में रख लो बी को, तो देखें दोनों के दरमियान एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री आ जाएगा तो फिर एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी में पुट करो, साइन जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो जीरो, तो कोई डिफ्लेक्टिंग फोर्स नहीं लगेगी, तो चार्ज पार्टिकल विल मूव स्ट्रेट। अब तीसरी कंडीशन की आप वेलोसिटी को यूं ले लें और मैग्नेटिक फील्ड को उसके ऑपोजिट ड्रा कर लें। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो साइन 180 फिर जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स फिर दोबारा जीरो, तो चार्ज पार्टिकल फिर बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट कह रहा है, इफ अ करंट इज पास्ड थ्रू एन अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग विल द स्प्रिंग कंट्रैक्ट और एक्सपेंड। कहते हैं कि अगर करंट को पास करें एक ऐसे स्प्रिंग से जो अनस्ट्रेच्ड है, तो उस केस में स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी सिकुड़ेगा, या एक्सपैंड होगा यानी उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसका रीजन क्या है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम दोबारा पुरानी बातों पर जाते देखें। मैं क्या कर लेता हूँ, एक वायर ले लेता हूँ और एक दूसरी वायर ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस वायर में से मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, उस करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, और दूसरी वायर में से करंट जो है वो नेगेटिव की वजह से मूव कर रहा है, तो उस करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, तो वो मैं अपवर्ड ड्रा कर लेता हूँ। अब आपको पता है जैसे इसमें से करंट फर्स्ट वायर को देखें करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, तो मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी कि, तो आप राइट हैंड रूल अप्लाई करके देख भी सकते हैं। ठीक है, नाउ दूसरे वाले केस में फिर राइट हैंड रूल अप्लाई करें। राइट हैंड रूल क्या है कि आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें और उसके गियर फिंगर्स को कर्ल करें, तो कर्लिंग फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। यहाँ पर देखें
इसकी कर्लिंग फिंगर्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यूं होगी। तो अब देखें यहाँ पर ये वाली इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के दोनों सेम है, दोनों सेम यानी डायरेक्शंस दोनों की सेम आ रही, तो दे विल रिपेल ईच अदर। इस केस में ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो रिपल्शन के रिजल्ट में ये वाली जो करंट की वायर है ये इस तरफ इस तरफ जाएगी और ये वाली इसके ऑपोजिट जाएगी, तो रिपल्शन होगी ना। तो रिपल्शन क्या होती है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी इस केस में वायर जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगी, यानी एक दूसरे से यूं दूर जाएंगी, यूं एक इस तरफ और दूसरी उसी के ऑपोजिट, तो एक्सपेंड हो जाएंगी। ठीक है, अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में मैं स्टूडेंट्स उस तरह पे दो वायर्स ले लेता हूँ एक वायर को मैं उसी तरह पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, और जिसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और दूसरी वायर को फिर मैं दोनों वायर्स को अब मैं सेम ले लेता हूँ। पिछले वाले केस में मैंने ऑपोजिट ली थी, अब इस केस में दोनों वायर में पॉजिटिव ले लेता हूँ। अब देखें इसके राइट हैंड रूल अप्लाई करें, राइट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई करें तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें, तो कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं शो करेंगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर भी अप्लाई करें राइट हैंड रूल, कर्लिंग फिंगर्स यहाँ पर भी देखें यूं शो करेंगे। अब इस केस में डायरेक्शन यूं है, ठीक है, तो यहाँ पर देखें इन दोनों की डायरेक्शन को, ये दो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं, तो ऑपोजिट आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये वायर इस तरफ अट्रैक्ट होगी, ये वायर इस तरफ अट्रैक्ट होगी तो रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगी, तो अट्रैक्शन का रिजल्ट क्या है, दोनों वायर्स एक दूसरे के करीब आएंगी ना, करीब आने का मतलब क्या, सिकुड़ेंगी, मतलब ये कंट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने उस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में स्प्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स ये देखें मैंने स्प्रिंग ड्रा किया। अब इस केस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो सेम रखते हैं। यहाँ पर देखें करंट इस डायरेक्शन में ना, तो ये करंट आई की डायरेक्शन है जो मैंने इसे शो की। अब यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, तो करंट की डायरेक्शन जब दोनों वायर्स में से सेम हो, तो अभी आपने पीछे दो वायर्स देखी थी, दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट में लाइन होगी, यानी ये जो ऊपर वाली साइड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूं होगी और ये जो नीचे वाली साइड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसी के ऑपोजिट। दोनों वाली मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, ये एक दूसरे पर अट्रैक्शन काज करेंगी। रिजल्ट में करंट स्प्रिंग जो है वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अट्रैक्शन होगी तो अट्रैक्शन का रिजल्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा, नहीं क्लियर तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे दोबारा देख लें। आप दो वायर्स लें, पहले केस में दोनों वायर्स को सेम ऑपोजिट रखें, तो ऑपोजिट वाले में हमेशा रिपल्शन होगी। अगर यहाँ पर देखो रिपल्शन होती तो फिर तो इसमें जुड़ जाना था, रिपल्शन वाला केस ही नहीं है, करंट आपने सेम रखा हुआ है, सेम करंट से मुराद वहां पर क्या होगी, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगी, ये जो दरमियान में लूप्स सी बन रही हैं। ठीक है, रिजल्ट में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और कंट्रैक्शन काज करेंगी। अब इस चीज को पढ़ भी लेते हैं। देखिए मैंने उसी तरह दो वायर शो करी गई हैं, पहले वाले केस में दोनों का करंट जो है वो ऑपोजिट दिखाया है, तो इस साइड पे मैंने रीजन लिख लिया है, रिपल्शन होगी तो एक्सपेंशन हो जाएगी। दूसरे वाले केस में राइट हैंड रूल से फिर फाइंड आउट करें करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ऑपोजिट होगी तो दोनों वाइज कंट्रैक्शन होगी। कहते हैं नाउ कंसीडर द सॉरी दिस इज नो नहीं है, ये नाउ वाइज है। नाउ कंसीडर द स्प्रिंग इन विच करंट फ्लोज, हम एक स्प्रिंग कंसीडर करते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है। इन दिस केस द करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, अब इस केस में करंट जो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर देखें ऊपर इस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन हुई थी। ठीक है, एंड वायर्स विल अट्रैक्ट, तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू लेस इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर लेस इफेक्ट होगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि स्प्रिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे नीचे फिगर इसके साथ ड्रा कर लें। ये साइड वाली फिगर थोड़ी सी मुझसे खराब हुई थी, ये वाली दिस वन। ठीक है, तो ये वाली सही फिगर ये वाली ड्रा कर लें आप। ठीक है, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। हाउ कैन न्यूट्रॉन्स बी एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन, न्यूट्रॉन्स को साइक्लोट्रॉन में कैसे एक्सेलरेट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन्स कभी भी साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट नहीं होंगे। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है ना कि साइक्लोट्रॉन क्या होती है। मैंने आपको जब मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो वहां पर
मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आई थी, तो वहां मैंने आपको बोला भी था कि ये आपको होमवर्क है, साइक्लोट्रॉन देखना भी है। तो साइक्लोट्रॉन में आपको यहाँ बता भी देता हूँ, साइक्लोट्रॉन इज अ टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटेड इन विच चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। अब देखिए साइक्लोट्रॉन एक ऐसा एक्सेलरेटर की टाइप है ना जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर बात पर गौर करें कि इट इज ओनली यूज टू एक्सेलरेट बट चार्ज पार्टिकल्स अंडर द एक्शन ऑफ वट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हुए ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है किसी भी खास टारगेट की तरफ। इसकी फ्रिक्वेंसी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वहां पर हमने इसकी डेरिवेशन की थी, F is equals to QB divided by 2 pi m. Now as cyclotron is only accelerate charge particle, चार्ज साइक्लोट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं। तो अब उसने कहा क्या न्यूट्रॉन्स जो है वो साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट हो सकते हैं? मुझे बताएं जी, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता है? नो, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता। इट मींस इस न्यूट्रॉन्स आर नेवर एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन। as we know that on neutrons there is no charge, neutron पर कोई चार्ज नहीं, they are neutral, so they are not accelerated in cyclotron। यहाँ पर मैंने नीचे साइक्लोट्रॉन शो भी किया हुआ है, फिर साइक्लोट्रॉन में होता है क्या देखें। यहाँ पर इधर दो डीज लगे हुए ना, ये दो डीज हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर मैं जरा करीब कर लेता हूँ, ये शो कर लेता हूँ। एक ये डी है और एक ये डी है, ये दो डीज लगे हुए हैं ना। अब इन दो डीज में क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर से अप्लाई की जाती है और साथ मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस से शो किए हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, यानी साइक्लोट्रॉन में भी वही फिनोमेना होगा जो लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से होता है। ये मैंने नीचे दी हुई है। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सम की वजह से टोटल फोर्स लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगी, तो इससे लॉरेंट्ज फोर्स यहाँ पर सारा किरदार अदा करेगी। अब देखिए जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सर्कुलर मोशन करता जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगेगी, तो जैसे ही ये अपने एक सर्कल में कंप्लीट करेगा तो फिर चार्ज पार्टिकल इसकी एक्सेलरेशन की वजह मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एक्सेलरेट होता जाएगा। तो ये अपना लेकिन ये सर्कल ज्यादा बड़ा बनाता जा रहा है। जैसे बड़ा बनाता जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमने इसे किसी पॉइंट पर जाकर देखें, ये सर्कल बड़ा होने का मतलब है इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती जा रही है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखें इसकी वेलोसिटी से, तो एक वक्त ऐसा आएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इधर से इजेक्ट होकर सीधा बाहर जहां पर आपको टारगेट है, जिस टारगेट पर आपने फॉल करना है चार्ज पार्टिकल को, वो एक्सेलरेट करवाना है। तब यहाँ पर देखिए मैंने जब इसको एक्सेलरेशन करवाई तो वो इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन होता, न्यूट्रॉन पर तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ही नहीं है, इट मींस वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रॉन्स आर नेवर एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन। यहाँ पर नीचे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन इज लॉरेंस फोर्स। इस साइक्लोट्रॉन को लॉरेंस फोर्स है, लॉरेंस फोर्स में आपको बताया भी हुआ है, मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का सम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। A current carrying loop free to turn is placed in a magnetic field B. What will be its orientation relative to B in the equilibrium state? अच्छा कह रहे कि एक करंट कैरिंग लूप है और वो आजाद है कि वो जिस तरफ टर्न करना चाहिए और वो उसका मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब वो कहता है व्हाट विल बी इट्स ओरिएंटेशन रिलेटिव टू बी। बी मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में इसकी ओरिएंटेशन क्या हो इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रखकर इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में हमने टॉर्क को 0, तो एज इन इक्विलिब्रियम स्टेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप विल बी 0, क्योंकि वो उसने कंडीशन दी होगी कि इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना है, तो टॉर्क कोई भी एक्ट नहीं करनी चाहिए। When the current carrying coil is placed in the magnetic field, torques act on it। अब देखो आप करंट कैरी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसको टॉर्क तो लगेगी, ये टॉपिक भी आपने पढ़ा हुआ है। एज द कॉइल इज टू बी इन इक्विलिब्रियम, अब कॉइल को रखना है आपने किस में, इक्विलिब्रियम में रखना है। द टॉर्क शुड बी 0, तो टॉर्क वहां पर क्या होनी चाहिए, 0 चाहिए। तो टॉर्क को 0 रखने के लिए क्या करना होगा आपके, ताकि मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ना हो। सो टू डू दैट द प्लेन ऑफ द लूप विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना चाहिए। दैट इज द एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया वेक्टर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखें जी, ये हमारे पास ये एक लूप है, ये इस तरह, ठीक है। अब इस लूप पर ना हमने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह फॉल करनी है। ये देखें ये लूप का एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, तो मैं यहाँ पर आउटवर्ड को यहाँ से शो कर लेता हूँ। एरिया वेक्टर और सरफेस एरिया में फर्क है, ये मैंने आपको क्लियर किया हुआ है।
तो यहाँ पर देखें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन मेरी तरफ है, बाहर की तरफ है। अब एरिया वेक्टर को क्या रखूं कि या मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह रखूं कि वो एरिया वेक्टर के क्या आ जाए, पैरेलल में आ जाए। तो देखें यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल इसी लूप के परपेंडिकुलर अप्लाई करूंगा ना, यहाँ से, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और लूप के दरमियान लूप जो है वो 3 डायमेंशन में यूं सामने की तरफ है, सामने से मरा, तभी मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा ड्रा किया यूं सामने। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लग रही है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यूं नॉर्मल है उसी की तरफ, ठीक है। तो ये बी की डायरेक्शन आ गई, ये वाली, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी, और दो पी और ए के दरमियान एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होगा तो वहां पर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगी, बिकॉज जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें जी, टॉर्क डिफाइन होती है NIAB साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आपने देखें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों को क्या रखा है, पैरेलल रखा है। पैरेलल रखने से थीटा क्या हुआ, 0। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू NIAB साइन ऑफ 0। साइन 0 क्या होता है, 0। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें ये मैंने उसी तरह थोड़ा सा टेलर ड्रा किया, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, एक दूसरे के पैरेलल में आ रही है। तो साइन क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में कोई टॉर्क इस पर एक्ट नहीं करेगी। तो इस केस में यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई टॉर्क एक्ट नहीं करती, तो तभी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फिगर आपने इसके साथ ड्रा कर लेनी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डज अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। करंट कैरिंग कॉइल बार मैग्नेट की तरह किस तरह एक्ट करती है। तो चलें देखते हैं जी। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखें यहाँ पर एक हमें पता है जब भी किसी भी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैंने साइड पर शो किए हुए ताकि आपको याद रहे बात। इस बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। सबसे पहले हमें बताना है बार मैग्नेट क्या होता है ना। जाहिर ने बार मैग्नेट उसको भी डिस्कस किया हो तो हमें पता होना चाहिए बार मैग्नेट क्या होता है। हैविंग, जिसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं और इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब आपने सॉलिनॉइड पढ़ा था ना, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। तो करंट कैरिंग कॉइल यानी सॉलिनॉइड के एग्जांपल बेस्ट हमने सीखी हुई तो हम उसको ही ले लेते हैं। करंट कैरिंग कॉइल फॉर एग्जांपल सॉलिनॉइड बिहेव्स ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। व्हेन करंट इज प्लेस्ड पास थ्रू द सोलेनॉइड, जब सोलेनॉइड में से करंट पास करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच लूप्स एड्स अप इनसाइड। तो हमने वहां पर सीखा था कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स इनसाइड होंगी ना, वो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के को एड अप करती जाएंगी, यानी उनका इफेक्ट इनसाइड बहुत ज्यादा होगा। इसकी वजह से देयरफॉर देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज वीक। अब आउटसाइड सोलेनॉइड क्या होगी, वीक होगी, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो वो बिकॉज ऑफ दे आर फार अपार्ट, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होती हैं ये लाइंस बाहर की तरफ जो वायलेट, तो उनका इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को एड अप जरूर करेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा स्मॉल इफेक्ट होता है, एक दूसरे के डिस्टेंस की वजह से लार्ज डिस्टेंस पर होती हैं। तो बाहर का इफेक्ट कम होगा, अंदर का इफेक्ट ज्यादा होगा, जैसे बार मैग्नेट में होता है ना। तो वन एंड ऑफ सोलेनॉइड एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। तो एक एंड सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल एक्ट करेगा, वेयर एज द अदर एंड एक्ट एज अ साउथ पोल, और दूसरा एंड जो है वो साउथ पोल की एक्ट करेगा। वेरी सिमिलर टू, इसी तरह जिस तरह बार, अब देखें आपने ऊपर बार मैग्नेट भी ड्रा किया था तो उसका नॉर्थ एक साइड था और दूसरी साइड तो आउटसाइड, तो वो फील्ड लाइन जहाँ नॉर्थ से साउथ पर थी, तो यहाँ पर भी देखें आउटसाइड जो मैंने रेड से शो किया हुआ बाहर की तरफ, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और इनसाइड देखें उसी तरह बार मैग्नेट की तरह साउथ से नॉर्थ के। अब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो वो एक दूसरे को एडअप करती जाएंगी, तो इनसाइड बार मैग्नेट में करंट एडअप होता जाएंगे। अब बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, सोलेनॉइड में हमने सीखा था। तो जिसकी वजह से बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को एडअप नहीं करेंगे भी, लेकिन बहुत ज्यादा स्मॉल इफेक्ट होता है, इससे हम इग्नोर ही कर लेते। तो इसी वजह से देखें सेम लाइक बार मैग्नेट, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इसी वजह से मैग्नेटिक करंट कैरिंग कॉइल जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे क्वेश्चन, होपफुली आपको क्लियर हो चुका। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।